नमस्कार दोस्तों, मैं अश्विन नामदेव अपनी वीडियो में फिर से आपका स्वागत करता हूं। वेलकम टू बेसिक नॉलेज ऑफ स्टॉक मार्केट पार्ट 2। फर्स्ट पार्ट में हमने डिस्कस किया था कैसे इक्विटी में आने के 3 रास्ते हैं, इक्विटी, कमोडिटी एंड करेंसी। आगे हम पढ़ने वाले थे रेगुलेटर्स के बारे में। तो रेगुलेटर्स के बारे में मैं आपको बताने से पहले ये बता देता हूँ कि रेगुलेटर्स होते क्या चीज़ है। रेगुलेटर्स वो होते हैं जो किसी भी चीज़ के किसी भी मूवमेंट पर अपना हक समझते हैं, या मान के चलिए कि वो आपको एक अथॉरिटी देते हैं किसी भी काम करने की। वो होते हैं रेगुलेटर, जो ऑब्वियसली आपके ऊपर एक जैसे आप कैमरा देखेंगे, कैमरा सिर्फ अपना काम कर रहा है, विजुअल्स निकाल रहा है, लेकिन जो भी उसकी फुटेज कलेक्ट कर रहा है वो उसका रेगुलेटर है। कैमरा सिर्फ उसे वॉच कर रहा है आपके ऊपर, लेकिन जो एक्चुअल में जिसके ऊपर जो स्पाई कर रहा है या जो नज़र रख रहा है वही आपका रेगुलेटर है। क्लियर? तो हम आज रेगुलेटर्स के बारे में पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ द ट्रेडिंग, टाइप ऑफ द ट्रेडर पढ़ेंगे, टाइप ऑफ मार्केट पढ़ेंगे। उसके बाद में हम मार्केट के टाइमिंग्स के बारे में पढ़ेंगे, कौन सा मार्केट कितने बजे को ओपन होता है, कितने बजे बंद होता है। वैसे आपको यूजुअली सारा पता होगा, लेकिन फिर भी आपको बता रहा हूँ। आज हम पढ़ेंगे इक्विटी के सेगमेंट्स कितने होते हैं, मतलब इक्विटी के सहायक सेगमेंट्स कितने होते हैं। आज हम पढ़ेंगे एक्सचेंजेस के बारे में कि एक्सचेंज का काम क्या होता है और हमारे इंडिया में कितने एक्सचेंजेस हैं। तो लेट्स बिगिन। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ रेगुलेटर्स। सबसे पहली चीज़ है रेगुलेटर्स। रेगुलेटर्स क्या होते हैं? रेगुलेटर पहले बार तो हमारे इंडिया में 3 तरीके के रेगुलेटर हैं, 3 संस्थान हैं जो हमारे मार्केट को रेगुलेट करते हैं। सबसे पहले रेगुलेटर था RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब आप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में मुझे बताना तो नहीं चाहिए, लेकिन मैं आपको इतना बताने की कोशिश करूँगा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सिर्फ और सिर्फ कैश मैनेजमेंट का या कैश फ्लो को नहीं देखता है, उसके अलावा भी उसके कुछ काम होते हैं। जैसे गवर्नमेंट को या रिजर्व बैंक को अगर मार्केट में अपना एक फ्लो बढ़ाना है, पैसे को मैनेजमेंट को या मूवमेंट को मैनेज करना है, तो कभी कभी उनको भी फंड्स की नीड पड़ती है। और आप सोच भी रहे होंगे कि रिजर्व बैंक को पैसे की क्या ज़रूरत है। ऐसा नहीं है, रिजर्व बैंक को भी पैसे की नीड रहती है, और रिजर्व बैंक भी जब पैसा उठाता है तो वो भी आप ही लोगों के पास आता है, बट तरीका बदल जाता है। तरीका कैसे? वो बॉन्ड्स के थ्रू आता है, डिवेंचर्स के थ्रू आता है। याद रखिएगा, बॉन्ड या डिवेंचर्स के बेसिस पर आता है और आपके साथ करता है। वारंट्स भी लेकर आता है। लेकिन RBI सिर्फ और सिर्फ कैश मतलब ये मान के चलिए कि इंडियन के हर घर घर तक पहुंचा हुआ, आपके पास अगर 10 रुपये का नोट है, 5 रुपये का नोट है, 50 रुपये का नोट है, 100 रुपये का नोट है, वो आप मतलब ये मान के चलिए कि आपके घर में RBI एग्जिस्ट करता है। उसी प्रकार से जो इन्वेस्टर्स होते हैं, वो इन्वेस्टर्स को ये नहीं पता कि हम किस चीज़ का बॉन्ड खरीद रहे हैं या कहाँ से खरीद रहे हैं। अगर आप कोई भी बॉन्ड खरीदते हैं, डिवेंचर्स खरीदते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ खरीदते हैं, तो वो हो सकता है कि वो RBI के थ्रू जारी की गई। जो इन्वेस्टर करता है उसको ये चीज़ पता रहती है। अच्छा, मैं आपको बता रहा था कि बॉन्ड्स वगैरह जो है वो हम उसके बारे में थोड़ा आगे पढ़ेंगे। अभी आपको मैंने सिर्फ RBI का काम पता है। ऐसे ही एक और जो रेगुलेटर है वो सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का काम क्या है? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया होल स्टॉक मार्केट्स में जितनी भी एक्टिविटी हो रही हैं उन एक्टिविटीज़ को मैनेज करता है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अब सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का काम तो आपको मैंने बता दिया कि पूरी की पूरी होल एक्टिविटीज़ को काम करता है। ये होल एक्टिविटीज़ क्या होती हैं? ये डिवेंचर्स भी हो सकती हैं, बॉन्ड भी हो सकते हैं, वारंट्स भी हो सकते हैं, इंडाइसिस भी हो सकते हैं। कोई कंपनी को अगर स्टॉक मार्केट में अपने आप को लिस्ट कराना है, किसी भी कंपनी को अपना IPO लेके आना है, किसी भी कंपनी को स्टॉक मार्केट में आना है, वो विदाउट सेबी के परमिशन के बिना नहीं आ सकती है। जैसे आपके घर में अगर कोई आना चाहे तो आपकी परमिशन के बिना कोई नहीं आ सकता। उसी प्रकार से स्टॉक मार्केट में आने के लिए आपको सेबी को क्लैरिफिकेशन देना रहेगा कि आप क्यों इस मार्केट में आना चाह रहे हैं। अगर आप मार्केट से कोई पैसा जुटाना चाह रहे हैं तो मार्केट के पैसे का आप यूज क्या करेंगे, आपको सारी चीज़ें उन्हें बतानी रहेंगी। आपको ये भी बताना रहेगा कि आपके इन्वेस्टर्स कितने हैं, आपके फॉरेन इन्वेस्टर्स कितने हैं, आपके डेप्ट कितने हैं, मतलब आपको A to Z सारी की सारी जानकारी आपको वहाँ पर देनी रहेगी। मैं भी ऑब्वियसली बात है सेबी की आतो मजबूर हूँ। अगर मैं आपको कहीं ना कहीं तक नॉलेज प्रोवाइड करा रहा हूँ तो इसमें भी मैं सेबी से परमिशन लेना मेरे लिए बनता है। कोई भी यूट्यूबर विदाउट सेबी परमिशन के नहीं आ सकता है। इसमें कई लोग डिस्क्लेमर डालते हैं कि वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड, हम वीडियो बना रहे हैं सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल बेस पे करवाना है। अगर आप एजुकेशन दे रहे हैं तो एजुकेशन के लिए भी आपको सेबी का सर्टिफिकेट होना जरूरी है कि आपको एक्चुअली मार्केट की नॉलेज है भी या नहीं है।
चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का आपने काम सुन लिया, समझ लिया है। तीसरा आता है FMC, फॉरवर्ड मार्केट कमीशन। इसका कोई यूज़ नहीं आ रहा है अभी, तो हम आपको इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। अब सेकंड मैंने आपको बताया था टाइप ऑफ द ट्रेडर्स। टाइप ऑफ ट्रेडर्स मतलब ट्रेडिंग कितने टाइप की होती है, कितने प्रकार से आप ट्रेडिंग कर सकते हैं स्टॉक मार्केट में। 3 तरीके से ट्रेडिंग की जा सकती है। एक होता है सर जो ट्रेडिंग का तरीका होता है वो होता है इंट्राडे ट्रेड। इंट्राडे ट्रेड क्या होता है, यूजुअली 1 डे के लिए वैलिड होता है, एक दिन के लिए। मीन्स मान के चलिए कि आपने कहीं जाने के लिए टिकट कराई और आने की टिकट भी आपने उसी दिन की करा ली, तो अगर आप कहीं जा रहे हैं तो आपको पता है कि आपको उसी दिन वापस आना होगा, आप एक दिन भी एक्स्ट्रा नहीं ले सकते। क्लियर? तो ये चीज़ हो गई आपकी इंट्राडे ट्रेडिंग की तरह। मतलब आज अगर आपने स्टॉक मार्केट में किसी भी कंपनी पे स्टॉक में पैसा लगाया, अगर वो इंट्राडे है तो मार्केट का जो टाइमिंग है उस टाइमिंग के बीच में, आज डे का जो टाइमिंग है उस टाइमिंग के बीच में आपको अपने सौदे को कट करना पड़ेगा या आपके ट्रेड को एग्जिट करना रहेगा, चाहे लॉस में हो या प्रॉफिट में हो। सेकंड जो ट्रेड होता है वो होता है स्विंग ट्रेड। स्विंग ट्रेड यूजुअली बाय में होता है, सेल में स्टॉक फ्यूचर्स एंड स्टॉक ऑप्शंस में होता है। वो अभी हम आगे आने वाले कुछ समय बाद पढ़ेंगे। तो अभी हम जिसकी पढ़ रहे हैं वो ये है कि सर अगर हम सिर्फ और सिर्फ स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं, स्विंग ट्रेडिंग को हम बाय में कर सकते हैं। अभी की फिलहाल की स्थिति में स्विंग ट्रेडिंग जो होती है वो वैलिड होती है टिल 10 to 15 डेज के लिए। आप अगर किसी कंपनी में अगर आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, उसका कोई महत्वपूर्ण इवेंट आने वाला है और आपको लगता है कि ये इवेंट इसके लिए सक्सेसफुल होगा और ये इवेंट का ये असर हो सकता है, तो आपको जैसे 15 दिन में अगर आप मुझे 7 दिन बाद कोई इवेंट आ रहा है, उसके 7 दिन बाद तक इवेंट का मूवमेंट आ सकता है। मूवमेंट का आप कभी नहीं बोल सकते कब आ सकता है। तो अगर आपको लग रहा है तो आप उसमें एक स्विंग ट्रेड में अगर आप कर सकते हैं। जैसे कोई इवेंट आता है, जैसे कभी कोई कंपनी डिविडेंड रिलीज करती है, तो कोई लोग क्या करते हैं, डिविडेंड लेने के लिए 1 हफ्ते पहले से ही उस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करा लेते हैं, डिविडेंड ले लेते हैं, इस तरह से मार्केट में काम करते हैं। तो आपको ये बात तो समझ में आ गई होगी दोस्तों कि स्विंग ट्रेडिंग क्या होती है। स्विंग ट्रेडिंग में हम किसी भी कंपनी के 2 से 10% के बीच का हम जो मार्केट वैल्यू का जो एक्सचेंजेस गैप होता है या प्रॉफिट बोलते हैं उसको हम कलेक्ट करने के लिए कभी कभी स्विंग ट्रेड करते हैं। लॉन्ग टर्म ट्रेड में क्या होता है कि लॉन्ग टर्म ट्रेड हम किसी भी कंपनी में 6 महीने, 1 साल, 10 साल, 20 साल के लिए हम पैसा लगाते हैं। अगर हमें लगता है कि कोई कंपनी आने वाले समय में बहुत फ्यूचर ग्रोथ करने वाली है, किसी कंपनी का शेयर प्राइस अगर आज 30 का है और आने वाले समय में 300 का होने वाला है, तो ऑब्वियसली बात है आप 30 रुपये की चीज़ खरीदना पसंद करेंगे क्योंकि आने वाले भविष्य में वो 300 रुपये की बिकने वाली है। तो ये फ्यूचर के ऊपर डिपेंड करता है और कंपनी के परफॉर्मेंस के बेसिस पे करता है, या कंपनी के डेब्ट्स या बैलेंस शीट्स जो भी आप रीड कर रहे हैं उसके बेसिस पे डिपेंड करता है वो कंपनी कितना ग्रोथ करेगी। तो मैंने आपको आज बताया टाइप ऑफ ट्रेडर्स, टाइप ऑफ ट्रेडिंग 3 तरह की होती है, वह इंट्राडे, स्विंग ट्रेडिंग एंड थर्ड होती है लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग। अब हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ ट्रेडर्स बोल लीजिए या टाइप ऑफ इन्वेस्टर बोल दीजिए, बात बराबर ही होती है। टाइप ऑफ ट्रेडर और टाइप ऑफ इन्वेस्टर में होता है, एक होता है रिटेल ट्रेडर। रिटेल ट्रेडर्स वो होते हैं जो 0 से लेके 50 लाख तक का फंड यूज करते हैं, वो ऑब्वियसली रिटेल ट्रेडर्स में ही माने जाते हैं, ये रिटेल ट्रेडर्स की श्रेणी में आते हैं। सेकंड जो होता है वो होता है HNI इन्वेस्टर्स, हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर्स। ये वो इन्वेस्टर्स होते हैं जिनकी कैपिटल वैल्यू 50 लाख से करोड़ों में आती है। मीन्स जो मार्केट में किसी भी चीज़ में, किसी भी कंपनी में अगर इन्वेस्ट कर दें, उस कंपनी में मूवमेंट आना लाजमी है। और अगर वो किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो ऐसे ही नहीं कर रहे हैं, उस कंपनी की पूरी जांच पड़ताल करने के बाद कर रहे हैं। इट मीन्स वो कंपनी आने वाले भविष्य में आपको अच्छा रिटर्न दे सकती है अगर हाईली नेटवर्थ इन्वेस्टर्स यूज़ कर रहे हैं। थर्ड होते हैं इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स क्या होते हैं? इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं मीन्स लाइक मानिए कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स बहुत बड़े लेवल पर, लार्ज स्केल पर मार्केट में पैसा लगाते हैं। उनका जो फंड होता है वो 10,000 करोड़, 20,000 करोड़, 1 लाख करोड़, 10 लाख करोड़, इस तरह से उनका फंड होता है। ये यूजुअली फंड मैनेजर्स होते हैं, लाइक म्यूचुअल फंड्स भी उसी में आते हैं। और बहुत सारे ऐसी इंस्टीट्यूशंस हमारे इंडिया में एग्जिस्ट करते हैं जो मार्केट में पैसा लगाते हैं। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के बारे में आपको पता चल गया हो। बेसिकली स्टॉक मार्केट को अगर आपको पता करना है तो स्टॉक मार्केट को आप इस तरह से मत देखिए, रिटेल, HNI या इंस्टीट्यूशन। आप इस तरह से देखिए कि पहले इंस्टीट्यूशंस क्या फैसला ले रहे हैं, इंस्टीट्यूशंस के फेवरेट स्टॉक्स कौन से हैं, फिर उन स्टॉक्स में HNI इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर HNI इन्वेस्टर और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर उस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं
तो हमें भी उसमें कुछ पार्ट लेना चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि उनके इन्फ्लुएंस में आके लीजिए, आप भी स्टडी कीजिए, और आप स्टडी करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि उसमें इन्वेस्ट करने वाला है या नहीं है। बट अब मेजरली ऐसा ही होता है कि मार्केट में इम्पैक्ट लाने वाले या मार्केट के इम्पैक्ट मैंने आपको बताया ही था। सीधा सा बात है कि आपको ये ट्रैक करना है कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स क्या कर रहे हैं, HNI क्या कर रहा है, फिर आते हैं रिटेल्स। एक्चुअली रिटेल्स के बारे में ये बोला जा सकता है कि रिटेल्स में कभी एकता नहीं है। एकता मतलब किसी के पास 10,000 का फंड है, किसी के पास 50,000 का फंड है, किसी के पास 1 लाख का फंड है, किसी के पास 20 लाख का फंड है। ये यूजुअली अलग अलग इन्वेस्ट करते हैं और इन्हीं की ताकत को यूज़ करते हैं इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है, HNI इन्वेस्टर। मान के चलें कि इंस्टीट्यूशंस ने अगर किसी कंपनी में 2,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर दिया तो ऑब्वियसली बात है उसमें मूवमेंट आना है, और उस मूवमेंट को देख के रिटेल इन्वेस्टर उसमें बहती गंगा में हाथ धोने की कोशिश करता है कि चलो मैं भी कुछ बना लूँ पैसा। उस कुछ पैसा बनाने के चक्कर में इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट हमेशा प्रॉफिटेबल रहते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप इन्वेस्ट करते जाएंगे तो ऑब्वियसली बात है उनकी एक वैल्यू से ज़्यादा वैल्यू उसमें ऐड हो गई। मान के चलिए कि 1 लाख इन्वेस्टर ने भी अगर 10,000 रुपये डाल दिया तो आप समझिए कितनी बड़ी वैल्यू हो गई। सीधा सिस्टम। तो वही सिस्टम का यूज करते हैं इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स एंड HNI इन्वेस्टर्स। तो आपने ये समझ लिया कि टाइप ऑफ इन्वेस्टर्स क्या होते हैं। अब टाइप ऑफ मार्केट, यूजुअली टाइप ऑफ मार्केट जो होता है वो टाइप ऑफ मार्केट 3 तरीके का होता है। एक होता है नेगेटिव मार्केट, एक होता है पॉजिटिव मार्केट, और एक होता है साइड वे मार्केट। नेगेटिव मार्केट को डाउन ट्रेंड बोला भी जाता है और पॉजिटिव मार्केट को अप ट्रेंड भी बोला जाता है कि आज मार्केट अप ट्रेंड में। यूजुअली अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड कब यूज हो जाता है? जब 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन मार्केट अगर सिर्फ और सिर्फ डाउन मूवमेंट कर रहा है तो हम इसको डाउन ट्रेंड बोलेंगे। वो वैसे तो इसको और लंबा बोला जाता है कि जब अगर मार्केट में जैसे कोविड के टाइम पर आया था कि कंटिन्यू 15-20 दिन मार्केट, 1 महीने तक मार्केट डाउन गया, उसको डाउन ट्रेंड बोला जाएगा। ये डाउन ट्रेंड कई मार्केटों में आ चुका है। फ्रांस के मार्केट में आ गया है, रशिया के मार्केट में आ चुका है, चीन के मार्केट में भी आ चुका है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं। अप ट्रेंड वो होता है, अप ट्रेंड मान के चलिए 1 दिन से 15 दिन के लिए कंटिन्यू मार्केट अप ट्रेंड में चला जाता है। जैसे आपने कई टाइम में देखा होगा, कोविड के बाद जैसे ही मार्केट रिलीज हुआ, मार्केट कंटिन्यू अप ट्रेंड में गया और मार्केट ने एक नए आयाम छुए, एक नया हाइट सेट किया, तो अप ट्रेंड वो होता है। और इसको नेगेटिव और पॉजिटिव कब बोला जाता है? मार्केट को नेगेटिव पॉजिटिव तब जाना जाता है डेली बेसिस पे। आज मार्केट क्या रहा? नेगेटिव रहा। आज मार्केट क्या रहा? पॉजिटिव रहा। ये मार्केट के नेगेटिव और पॉजिटिव के साइंस होते हैं। क्लियर? तीसरा होता है साइड वे मार्केट। साइड वे मार्केट वो होता है जिसमें किसी भी मूवमेंट को ट्रैक करना बहुत मुश्किल हो जाता है। मार्केट कभी कभी क्या होता है, एक रेंज बना लेता है, लाइक 200 पॉइंट्स की एक उसने रेंज बना ली और उसी के अंदर मार्केट में मूवमेंट करता है। कभी अप मूवमेंट करेगा तो कभी डाउन करेगा। तो इसमें मार्केट में एक ट्रेंड निकालना, एक ट्रेड निकालना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन सबसे बेस्ट अगर कोई मूवमेंट होता है तो साइड वे मूवमेंट के बाद आता है। तो हमेशा साइड वे मार्केट पर हम लोग यूजुअली क्या करते हैं, हमारे लैपटॉप्स, मोबाइल्स को बंद करके बैठ जाते हैं। नहीं, आप अपने आप को ट्रैक करके रखिए कि अगर इस लेवल से अगर मार्केट को क्रॉस करेगा तो ऑब्वियसली बात है कि हमें ऊपर की साइड अच्छा मूवमेंट मिलेगा। अगर उसी टाइप पे अगर साइड में मार्केट में नीचे की साइड अगर कोई ब्रेकआउट मिलेगा तो ऑब्वियसली बात है ब्रेक थ्रू मिलेगा, तो मार्केट में एक अच्छा नेगेटिव फॉल आने वाला है। तो हमेशा साइड में मार्केट एक प्रकार से मूवमेंट को तोड़ने वाला होता है, मूवमेंट रिवर्सल होता है। मतलब अगर अब ट्रेंड चल रहा है तो उसमें अगर रिवर्सल आएगा तो ऑब्वियसली बात है वो नेगेटिव आएगा। उसको कैसे पहचानेंगे? जब तक वॉलेटाइल मार्केट या साइड में मार्केट नहीं आएगा आप कैसे पकड़ पाओगे कि नेगेटिव ट्रेंड आने वाला है या पॉजिटिव ट्रेंड आने वाला है? तो कई हद तक साइड में मार्केट अपना रोल निभाता है। और देखिए, मार्केट कोई से भी हो, अगर मार्केट में साइड में मार्केट एग्जिस्ट करता है मतलब उसी वैल्यू है मार्केट। हम अधिकतर ही सोचते हैं नहीं कोई फ़ायदा नहीं है साइड में मार्केट का। ऐसा नहीं है, साइड में मार्केट बहुत काम आता है। वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है तो हम थोड़ा जल्दी करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि आप लोग बोर हो जाएंगे, आप लोग पूरा वीडियो देखोगे नहीं। हम जानते हैं हमारे इंडिया में सबसे बड़ी है कि हमारे अंदर जुनून तो किसी चीज़ का रहता है लेकिन वो ज़्यादा लंबा चल नहीं पाता है। तीसरी, अब मैं आपको जो बताने वाला था वो बताने वाला था एक्सचेंजेस के बारे में। एक्सचेंज हमारे यहाँ मेनली बहुत सारे एक्सचेंज जो स्टॉक एक्सचेंजेस हैं वो एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन जो मेजरली ज़्यादा ट्रेडेड एक्सचेंज है उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। पहला होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE, सेकंड होता है NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। दोनों में क्या फ़र्क होता है? दोनों ही एक ही काम करते हैं, एक ही लेगेसी है। अगर मैं आपको दोनों को ठीक से समझाना चाहूँ तो आप इतने तरीके से समझ लीजिए कि आपके
किसी भी शहर में दो तरीके की मार्केट, एक पुराना मार्केट, एक नया मार्केट। नए मार्केट में भी कपड़े मिलते हैं, पुराने मार्केट में भी कपड़े मिलते हैं। नए मार्केट में भी खिलौने मिलते हैं, बड़े पुराने मार्केट में भी खिलौने मिलते हैं। बस फ़र्क क्या हो जाता है दुकानदार का। और यहाँ पर क्या होता है कि ये दोनों मार्केट में दुकानदार सेम होते हैं। अब लाइक रिलायंस इंडस्ट्रीज़ बीएसई में भी है, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ इसमें भी है एनएसई में। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के बाद में टाटा स्टील बीएसई में भी है, टाटा स्टील एनएसई में भी है। ऐसे कई दिग्गज स्टॉक्स इसमें अवेलेबल मिलते हैं। बस इन्वेस्टर्स जो मार्केट की पब्लिक है वो बटी हुई है। कई लोग बीएसई के थ्रू ट्रेड करते हैं, कई लोग एनएसई के थ्रू ट्रेड करते हैं। अच्छा, एनएसई और बीएसई में कोई ज़्यादा अंतर नहीं, बस बीएसई अपने आप में एक लीजेंड है, वो बहुत पुराना है, बहुत सालों से चलता आ रहा है। मतलब आप इस तरीके से समझ लीजिए कि जितने भी लीजेंड है स्टॉक मार्केट के वो सब बीएसई से निकले हैं। लाइक अगर देखा जाए तो हर्षद मेहता, सेकंड राधा कृष्ण दमानी जी, तीसरा राकेश झुनझुनवाला, और बाकी के जितने भी बड़े ट्रेडर्स हैं, जो बड़े प्लेयर्स हैं मार्केट के, वो बीएसई में ही ट्रेड करते थे, शायद करते हैं अभी भी। इधर देखिए तो एनएसई एक नए ट्रेडर्स का, एक नए लोगों को, यूथ को अट्रैक्ट करता है एनएसई। आज के टाइम पे अगर आपको 100% में से अगर मैं नए ट्रेडर्स के बारे में बताऊँ, 95% ट्रेडर्स एनएसई में लिस्टेड, एनएसई की तरफ मार्केट में रुक कर रहे हैं। पुराने ट्रेडर्स की पहचान बीएसई है। आज भी बीएसई कई लेवल पर आयाम पे आ गया है, 60,000 तक पहुंच चुका है 2000 से। तो बीएसई का जो मेन इंडाइसिस है वो इंडाइसिस है सेंसेक्स। सेंसेक्स का काम क्या है? सेंसेक्स पूरे ओवरऑल मार्केट में को ट्रैक करता है कि आज मार्केट अप रहेगा या डाउन रहेगा, कितने परसेंट अप हो सकता है, कितने परसेंट डाउन हो सकता है। ये बीएसई में जो सेंसेक्स है, सेंसेक्स कैसे वर्क करता है? सेंसेक्स क्या रहता है कि सेंसेक्स के अंदर इतनी सारी दुकान है, इतनी सारी कंपनीज़ हैं, उन सभी कंपनियों को ट्रैक करना बहुत मुश्किल है। तो वो क्या करता है कि मेनली जो सेक्टर्स हैं, जो हर कंपनी, हर इंडस्ट्री का कोई एक सेक्टर होता है, इस सेक्टर की ये इंडस्ट्री, जैसे बैंकिंग सेक्टर हो गया, फाइनेंस सेक्टर हो गया, आईटी सेक्टर हो गया, एनर्जी सेक्टर हो गया, एफएमसीजी सेक्टर हो गया, ऐसे कई सेक्टर्स होते हैं। उन सेक्टर्स में उन कंपनियों को डिवाइड कर दिया गया है। और उन्हीं सेक्टर्स की कुछ मेजर कंपनी, जैसे मैं आपको बताऊं कि आईटीसी है, आईटीसी एफएमसीजी की दिग्गज कंपनी है, उसका वेटेज भी काफ़ी ज़्यादा है और उसका कैपिटलाइजेशन भी कई हद तक आगे है। और आईटीसी कई फूड कंपनीज को रिप्रेजेंट भी करती है। जैसे स्टील सेक्टर में टाटा स्टील है, रिलायंस इंडस्ट्रीज एक अलग लेवल पर चल रही है। तो मेरा कहने का मतलब है कि जो जिन कंपनियों का कैपिटलाइजेशन बड़ा होता है, जिस कंपनी का वेटेज बड़ा होता है, वो कंपनियां बीएसई में, सेंसेक्स में टॉप पर होती हैं। तो इसी तरीके से जिन कंपनियों को बनाया जाता है वो 30 कंपनियां होती हैं। 30 कंपनियों के परफॉर्मेंस को देखने के बाद में हम सेंसेक्स रिएक्ट करता है अप या डाउन। अप रहेगा मतलब 30 कंपनी में से 50% से अबव, 50%, 60%, 70% कंपनियां अबव पॉजिटिव है, इसलिए सेंसेक्स पॉजिटिव है। अगर वही 60-70% कंपनियां डाउन हो जाएंगी, सेंसेक्स डाउन चला जाएगा। उसी प्रकार से एनएसई का जो फेवरेट इंडाइसिस है वो निफ्टी 50 है। अब निफ्टी 50 में क्या है? निफ्टी 50 में नाम से समझ में आ रहा है कि निफ्टी में 50 कंपनियां हैं, 50 कंपनी है। इसमें 30 कंपनियां थी, इसमें 50 कंपनियां हैं। 50 कंपनियों में क्या है? सेम तरीके से इन कंपनियों को भी सेक्टर वाइज डिवाइड कर दिया गया है। इन कंपनियों में से जो अच्छी कंपनी है, जिनका कैपिटलाइजेशन अच्छा है, जिनका वेटेज अच्छा है, वो कंपनी निफ्टी 50 में एग्जिस्ट करती है। क्लियर? तो इस प्रकार से उनकी रैंकिंग तय होती है कि कौन सी नंबर टॉप पे रहेगी, कौन सी नंबर सेकंड रहेगी, कौन सी लास्ट में 50 पर रहेगी या 30 पर रहेगी। तो आपने समझ लिए होंगे, एक्सचेंजेस का काम समझ लिया होगा। अब एक्सचेंजेस के बाद में मैंने आपको एक और लास्ट चीज़ बोली थी कि इक्विटी में कितने सहायक होते हैं, कितने सेगमेंट्स होते हैं। इक्विटी के मेजरली 3 सेगमेंट्स होते हैं। ये 3 सेगमेंट्स कौन से होते हैं? एक होता है इक्विटी कैश, जिसको हम स्टॉक कैश भी बोलते हैं, एक होता है इक्विटी फ्यूचर, जिसको हम स्टॉक फ्यूचर बोलते हैं, और एक होता है इक्विटी ऑप्शन, जिसको हम स्टॉक ऑप्शन बोलते हैं। यूँ ही समझ लीजिए कि नाम में क्या रखा है, काम से मतलब है। तो नाम को की तरफ ना जाते हो, काम पे जाते हैं। जैसे कृष्ण भगवान के बारे में आपने सुना होगा कि कृष्ण भगवान के नाम 6 जा रहे हैं, किसी भी नाम से बुला लीजिए, कृष्ण भगवान प्रकट हो जाएंगे। क्लियर? तो सबसे पहले हम इक्विटी कैश को समझ लेते हैं। इक्विटी कैश एक फुटकर की तरह काम करता है। फुटकर की तरह मैंने यूँ बोला कि ये सबसे पुराना और सबसे दिग्गज अगर कोई चीज़ है जो मेजरली 50 ईयर्स से लोग वहाँ काम करते आ रहे हैं, वो स्टॉक कैश में काम करते आ रहे हैं। और स्टॉक कैश में डूबने के चांसेस बहुत कम होते हैं, बिकॉज ये लॉन्ग टर्म में भी एग्जिस्ट करता है। इंट्राडे के साथ साथ ये लॉन्ग टर्म में भी काम करता है, स्विंग ट्रेडिंग में भी काम करता है। अच्छा, स्टॉक कैश में सबसे अच्छी बात क्या है? स्टॉक कैश में आप कोई भी व्यक्ति इन्वेस्ट कर सकता है,
एक शेयर से लेके आप 1 लाख शेयर और 1 करोड़ शेयर भी खरीद सकते हैं किसी भी कंपनी के। कंपनी का कोई ही मनाही नहीं है। मान के चलिए कि किसी कंपनी का मार्केट वैल्यू 500 रुपये, अगर वो कंपनी का 500 रुपये और किसी व्यक्ति के पास ओनली 500 रुपीज़ भी हैं, तो वो कंपनी का हिस्सेदार बन सकता है। वो कंपनी का शेयर परचेज करके उसका हिस्सेदारी खरीद सकता है। दूसरी चीज़, किसी कंपनी का 5,000 करोड़ रुपए हैं, वो भी इक्विटी कैश में काम कर सकता है। इक्विटी कैश में मेजरली जो काम होता है वो बाय में काम होता है, सेल में काम बहुत कम होता है। बिकॉज ऑफ सेल में आप लॉन्ग टर्म के लिए या स्विंग ट्रेडिंग में एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं। मतलब नहीं कर सकते हैं। सेल, अगर आपने किसी कंपनी के स्टॉक को सेल किया है तो सेल में सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ होती है, इंट्राडे काम। इक्विटी कैश में आप इंट्राडे के लिए ही रख सकते हैं। उस सेल की पोजीशन को आप कल तक के लिए फॉरवर्ड नहीं कर सकते हैं। जहाँ की बाय में अगर आपने कोई पोजीशन खरीदी है, एक दिन के लिए खरीदी है, आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं नेक्स्ट डे के लिए, नेक्स्ट 4 दिन के लिए, नेक्स्ट 10 दिन के लिए, नेक्स्ट 1 ईयर के लिए। बिकॉज ऑफ क्यों? क्योंकि सर स्टॉक कैश में बाइंग की कैपेसिटी अवेलेबल है लॉन्ग टर्म के लिए, और सेल का कैपेसिटी अवेलेबल नहीं है, अलाउड नहीं है। ओके, इक्विटी कैश में मेजरली आप ऑल कंपनीज़ पे काम कर सकते हैं। ऑल कंपनीज़ मतलब अगर ए ग्रुप से लेके जेड ग्रुप तक की कंपनियां, अगर कंपनी इक्विटी में 10,000 कंपनियां, 4,000 कंपनियां, 5,000 कंपनियां, जितनी भी कंपनियां हैं वो अगर एग्जिस्ट करती हैं, तो आप 1 से लेके 4,000 वाले नंबर की कंपनी पे भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर किसी भी तरीके से आपको रोका नहीं जाता है। वहीं अगर आप स्टॉक ऑप्शन या स्टॉक फ्यूचर और इक्विटी फ्यूचर की बात करें, तो यहाँ पर थोड़ा सा स्टैंडर्डाइज हो जाता है। स्टैंडर्डाइज क्या हो जाता है? सबसे पहली चीज़ तो क्या है कि सर इसमें बाय और सेल, जो इक्विटी कैश में एक भेदभाव हो रहा था, सेल वाले कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते हैं, अपने ट्रेड को अगले दिन के लिए मतलब नेक्स्ट डे के लिए नहीं ले जा सकते हैं, वो यहाँ पर भेदभाव मिटाता है इक्विटी फ्यूचर। इक्विटी फ्यूचर में आपको कोई भी पोजीशन को आगे एक फ्यूचर में आज अगर आपने इंट्राडे के लिए लिया, इसको आप कन्वर्ट करके नेक्स्ट डे या नेक्स्ट 10 डेज या नेक्स्ट 10 डेज या नेक्स्ट 1 मंथ तक के लिए, मीन्स आज अगर स्टॉक मार्केट का जो कॉन्ट्रैक्ट डेट है, जिस दिन एक्सपायर होना है, वहाँ उस दिन तक के लिए आप उसको कैरी करके रख सकते हैं, सेल और बाय दोनों को। दूसरी चीज़, ये स्टैंडर्डाइज इसलिए हो जाता है क्योंकि देखिए वहाँ हम इक्विटी कैश में क्या करते थे कि किसी के पास अगर एक शेयर का भी पैसा है, मान के चलिए किसी कंपनी का 500 का वैल्यू और 500 ही रुपये इसके पास है, तो भी वो खरीद सकता है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं। अगर किसी कंपनी का मार्केट वैल्यू 500 है, तो अगर उसके पास किसी व्यक्ति के पास 500 रुपये हैं, तो वो इसमें ट्रेड नहीं कर सकता है, जस्ट बिकॉज ऑफ इसलिए क्योंकि उसके इसमें एक लॉट साइज होता है। लॉट साइज ये कंपनियाँ तय करती हैं, कंपनियाँ ही डिसाइड करती हैं। ये लॉट साइज मेजरली किस तरह से काम करता है, मान के चलिए कि ये बल्क में अपनी कंपनी में इन्वेस्ट करने को अलाउड करते हैं। लाइक अगर आप स्टॉक फ्यूचर या इक्विटी फ्यूचर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और किसी कंपनी का लॉट साइज 500 का है, तो आपको मिनिमम उसके 500 शेयर खरीदने रहेंगे, वो भी मार्केट वैल्यू के साथ। मार्केट वैल्यू अगर किसी स्टॉक की 100 रुपये है और अगर आपने 500 शेयर का लॉट किसी कंपनी का है, तो आपको मिनिमम 50,000 रुपये इन्वेस्ट करना होगा। 5 लाख रुपीज़ आपको इन्वेस्ट करना रहेगा। क्लियर? स्टॉक फ्यूचर में, स्टॉक फ्यूचर मेजरली काम करता है, कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड काम करता है। ये कॉन्ट्रैक्ट 1 मंथ का होता है, 1 मंथ के पीरियड के लिए होता है। ये कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जिस दिन मंथ के आखिरी मतलब जिस दिन भी एक्सपायर होना होता है, वो इस दिन काम हो जाता है। मेजरली जो कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होता है मंथली, वो मंथली कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होता है मंथ के आखिरी गुरुवार को, मंथ के लास्ट थर्सडे को एक्सपायर हो जाता है। इक्विटी फ्यूचर एक ड्राइव मार्केट है, एक फॉरवर्ड मार्केट है, इसलिए इसको इक्विटी फ्यूचर के नाम से डिनोट किया जाता है। इसी की प्रकार से इसमें वही कंपनियां आती हैं जो कंपनियों का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा होता है। मींस अगर मैं आपको इस तरह का एग्जांपल दूं तो ये बोलूँगा कि अगर आप कोई भंडारा करा रहे हैं, तो आप उसके भंडारे में कोई भी खाने के लिए आ सकता है। लेकिन अगर उसी के बिहाफ में अगर आप कोई शादी पार्टी या कोई भी एक प्राइवेट पार्टी आप अरेंज करते हैं, तो आप उसमें उन्हीं को बुलाएंगे जो लोग आपके यहाँ इनवाइटेड हैं। वैसे ही इक्विटी फ्यूचर में वही कंपनियाँ एग्जिस्ट करती हैं जो कंपनियाँ ब्लू चिप कंपनियाँ होती हैं या ए ग्रुप में एग्जिस्ट करती हैं, या जिनका परफॉर्मेंस काफ़ी बेटर होता है। स्टॉक ऑप्शन और इक्विटी ऑप्शन मेजरली इक्विटी फ्यूचर की तरह काम करता है।
इसके लिए मैं आपको सिर्फ थोड़ा सा लिटिल बिट बता देता हूँ कि स्टॉक ऑप्शन बहुत अजीब तरीके से काम करता है, और इसकी क्रोनोलॉजी को समझने के लिए हम इसके ऊपर कभी नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे और पूरा इसको डीपली डिस्कस करेंगे। अभी आप सिर्फ इतना समझ लीजिए कि स्टॉक ऑप्शन में काम करने के लिए आपने जैसे कभी किसी से इंश्योरेंस कराया 5 करोड़ रुपए का टर्म इंश्योरेंस, हमने 5 करोड़ रुपए का टर्म इंश्योरेंस लिया है। ये टर्म इंश्योरेंस आपको क्या एश्योरिटी देता है कि इन केस अगर आपकी कोई नेचुरल डेथ या कोई भी घटना आपके साथ होती है और आपकी मृत्यु हो जाती है, तो आप अपनी फैमिली को 5 करोड़ के साथ सेव कर सकते हैं। लेकिन वो 5 करोड़ आपको कब मिलती हैं? जब आपकी डेथ हो जाती है, तो आपकी फैमिली को मिलते हैं। तो 5 करोड़ के लिए आप क्या करते हैं, उसके ब्याज में कुछ प्रीमियम भरते हैं ईयरली, 24,000 25,000 जो भी आपने वैल्यू आपकी आई है उसके बेसिस पे आप ईयरली उसको भरते हैं। तो उसी प्रकार से क्या होता है कि स्टॉक फ्यूचर में क्या होता है, सॉरी स्टॉक ऑप्शन में हम लोग क्या करते हैं, किसी कंपनी का एक प्राइस डिसाइड करते हैं कि ये कंपनी का प्राइस आने वाले भविष्य में इतना जाएगा। लाइक आज किसी कंपनी का प्राइस चल रहा है 400 और हम उसके 1 मंथ के अंदर या 15 डेज के अंदर हम उसके प्राइस को 450 रुपये के समथिंग उसका हम एक एजम्पशन करते हैं कि 450 ये चला जाएगा। तो 450 का 15 दिन बाद चला जाता है या इसी कॉन्ट्रैक्ट में चला जाता है, जो भी उसने कॉन्ट्रैक्ट सेलेक्ट किया है, जिस मंथ का भी कॉन्ट्रैक्ट सेलेक्ट किया है उस मंथ के अंदर अगर वो जा सकता है तो वो क्या करेगा, उस प्राइस के ब्याज में एक प्रीमियम निकल कर आता है, उस प्रीमियम को वो खरीद लेता है। मतलब उतनी वैल्यू वो कंपनी को पे कर देता है। अगर वो प्रीमियम की वैल्यू, उस प्रीमियम की वैल्यू जो उसने पे किया है उससे कम रहती है, तो ऑब्वियसली बात है वो आगे की फ्यूचर प्राइस के लिए वेट नहीं करेगा। और अगर उस प्रीमियम की वैल्यू जो उसने पे किया है उससे ज़्यादा होती है, तो ऑब्वियसली बात है वो प्रॉफिट निकालने के लिए उसको ज़्यादा प्राइस में बेच के मार्केट से एग्जिट कर जाएगा। इतना ही आपके लिए बहुत है, बाकी का मैं आपको इसके बारे में डीपली बताऊंगा। बस इसमें बाय सेल की जगह पे, बाय की जगह पे हम कॉल का यूज़ करते हैं, सेल की जगह पे हम पुट का यूज़ करते हैं। बाय की जगह पे कॉल, सेल की जगह पे पुट यूज़ करते हैं। और जो भी हम फ्यूचर प्राइस के बेसिस पे अजम्पशन करते हैं, जो भी फ्यूचर प्राइस पे हम अजम्पशन कर रहे हैं कि 450 चला जाएगा, और जो 450 हम सिलेक्ट कर रहे हैं जिसके व्याप हम प्रीमियम निकाल रहे हैं, वो 450 हमारा स्ट्राइक प्राइस का काम करता है। बाकी का मैं आपको इसके बारे में डीपली वीडियो बनाऊंगा और डीपली वीडियो आप देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, आज हम वीडियो को यहीं समाप्त करेंगे। वीडियो थोड़ा काफ़ी लंबा हो गया है, बट मैं इतना समझ सकता हूँ कि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें और मुझे मौका दें आपकी सेवा करने का। धन्यवाद।